नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ श्वेता कौर हैं और नवादा की रहने वाली हैं और महज 4 फीट इनकी हाइट है और 67वीं बीपीएससी में 330 रैंक हासिल की है पूरे बिहार में। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? श्वेता कौर जी, मेरा नाम श्वेता कौर है। पिताजी क्या करते हैं? पापा की कपड़े की दुकान है नवादा में ही छोटी और सी। मम्मी? मम्मी गृहिणी है। हाउसवाइफ हैं। जी बिल्कुल। बीपीएससी की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे लगा कि हमको बीपीएससी में ऑफिसर बनना है? मतलब शुरू से मोटिव ही यही था या पटना आने के बाद हुआ? नहीं, वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मेरा शुरू से लक्ष्य था। अच्छा। परंतु मेरे लिए बेहतर क्या हो सकता है और मैं बेहतर की तलाश में मैं तलाश कर रही थी। तो फिर जो ग्रेजुएशन के दौरान मुझे इस एग्जाम के बारे में पता चला और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सीरियस होकर इसकी तैयारी शुरू की। मतलब जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब आपको पता चला कि बीपीएससी एक एग्जाम होता है और इससे लोग ऑफिसर बनते हैं और आप उसी में फिर ग्रेजुएशन के समय से लग गई? जी, ग्रेजुएशन के बाद से मैं थोड़ा सीरियस होके, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो मेरे ग्रेजुएशन की ही पढ़ाई थी काफी इम्पोर्टेंट। हाइट बहुत कम है आपकी, लगभग 4 फीट हाइट है, 3 फीट 11 इंच के आसपास, लगभग 4 फीट आपकी हाइट है। तो काफी लोग गांव में है या हमारे समाज में ताना उना मारते रहते हैं कि हाइट कम है या कुछ है, तो घर का सपोर्ट रहा, हाइट को लेकर ज्यादा इशू तो नहीं रहता है? नहीं, देखिए, घर से बाहर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कमी है। अच्छा। कि इसके आगे मेरी सारी अच्छाइयाँ गौन हो जा सकती है। अच्छा। परंतु घर में मम्मी पापा एक सोसाइटी और मेरे बीच ढाल के रूप में थे। उन्होंने मेरा मनोबल कभी नहीं गिरने दिया और मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मुझ में कोई कमी है या मैं और इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकती। अच्छा। तो मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा। कोचिंग क्लास शुरुआत से की या सेल्फ स्टडी की है आप? प्रारंभ में मैंने सेल्फ स्टडी की थी एंड सेल्फ स्टडी से ही मैं तैयारी कर रही थी। पर प्री के एग्जाम देने के बाद मेंस के लिए मैं धनंजय आईएएस एकेडमी से जुड़ी थी। पटना? जी, धनंजय आईएएस एकेडमी पटना के धनंजय सर से जुड़ी थी। अच्छा। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? घर पे या रूम पे? पटना कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरी पढ़ाई की टेक्निक थोड़ी सी बाकी लोगों से अलग थी। मैं घंटों से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करती हूँ। स्मार्ट स्टडी पे? हाँ, स्मार्ट स्टडी पे बिल्कुल कह सकते हैं। तो मेरे लिए मैं घंटे नहीं गिनती थी कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, बल्कि मैंने सिलेबस को अलग-अलग पार्ट में बांट लिया था और मैं अपने लिए टास्क सेट करती थी कि इतने वक्त में मुझे इतना सिलेबस खत्म कर देना है और फिर मैं उस अनुसार से टाइम को अन्य रूटीन के हिसाब से कोऑर्डिनेट कर लेती थी। डेली वाइज आपका टास्क सेट रहता था कि इतना घंटे में इतना पढ़ लेना है? हाँ, इतने घंटे में इतना नहीं, आज इतना पढ़ लेना है। आज इतना पढ़ लेना है। जी बिल्कुल। ज्यादा आपने सब्जेक्टिव पर फोकस किया था या जिस तरह से अभी के एग्जाम में ज्यादा छात्र ऑब्जेक्टिव पढ़कर ही जाते हैं, तो ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ती थी या गहन अध्ययन का था या ऑब्जेक्टिव पढ़ती? नहीं, मेरा शुरू से मेरा मुख्य फोकस गहन अध्ययन पे था। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को अपना आधार बनाया था, परंतु पीटी के 1-1.5 महीने पहले से मैंने फैक्चुअल स्टडी पर फोकस देना ज्यादा, वो रिवीजन के लिए ज्यादा फैक्चुअल स्टडी पे किया था फोकस। अगर कोई फ्रेश छात्र जिसको बीपीएससी का तैयारी करना हो, फ्रेश छात्र है, कहीं कोचिंग क्लास नहीं किया है, कोचिंग तो हम सजेस्ट नहीं करवाना चाहेंगे आपसे, लेकिन किताबें कौन सी होगी जिसको पढ़ना चाहिए छात्रों को शुरू में? अगर वो एकदम शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स, या फिर आप सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स को उठाएं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट करने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठाएं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जो अलग-अलग बुक्स सजेस्ट करते हैं। उनमें जो बुक सबसे कॉमन ली जा रही है, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन हो गया, तो वो बुक सच में अच्छी होती है। तो उन स्टैंडर्ड बुक्स को ही अपना आधार बनाएं और उससे अपनी स्टडी शुरू करें। आपका नॉलेज डीप होगा और आप जो भी पढ़ेंगे आपका कंटेंट बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी के समय में लोग ऑफलाइन सेंटर को कम, ऑनलाइन ज्यादा पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं। कोई भी कोचिंग क्लास हो या छात्र भी ऑनलाइन पढ़ने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? ऑफलाइन के कुछ फायदे हैं, पर ऑनलाइन के भी कई सारे नए फायदे निकल के आए हैं, खास करके कोविड के बाद जब हमारा एजुकेशन ऑनलाइन पर बहुत ज्यादा फोकस हो गया। ऑनलाइन स्टडी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम कोई बैच बाई करते हैं, चाहे किसी का भी हो, तो हम उसे रिपीट मोड पे देख सकते हैं। ऑफलाइन में एक बार क्लास में मैंने सुन लिया, वो हो गया, कुछ चीजें कंफ्यूजन रह जाती है।
पर ऑनलाइन में मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया है कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो हम उस क्लास को रिपीट मोड पे देख सकते हैं। कई बार होती है चीजें हमारे लिए बहुत ईजी रहती है तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं, ऐसा सारे छात्र लगभग करते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे ऑनलाइन में बेहतर समझ में आती है जो हम ऑफलाइन में नहीं पाते हैं। अच्छा, जी। मतलब आपने ऑनलाइन को ज्यादा प्रीफर किया है ऑफलाइन से? हाँ, कह सकते हैं। पर हाँ, बुक्स की अपनी महत्ता है, उसे कोई भी ऑनलाइन बैच या कोई भी ऑनलाइन क्लास कम्पीट नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। मैंने बुक्स को अपना बेस बनाया और एडिशनल के रूप में ऑनलाइन मीडियम को अपनाया है। बोला जाता है कि बीपीएससी, पीटी और दरोगा लगभग सेम होता है। जिनका दरोगा में भी अच्छा तैयारी रहता है वो बीपीएससी का पीटी एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में काफी तकलीफें होती हैं। मेंस में अगर आप गहन अध्ययन नहीं कर पाए हैं तो अच्छा से आप लिख नहीं पाते हैं मेंस को। मेंस राइटिंग के लिए क्या कुछ करना होगा? मेंस राइटिंग के लिए सबसे जरूरी एक सलाह, आप आंसर लिखें। आपको नहीं आता है, आपको कहानी आती है, आप लिखें। भले बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय, सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपको कितना बकवास लगे, कितना बुरा लगे, आपको बहुत टाइम लगे, क्योंकि जेन्युइनली होता है एग्जाम हॉल में 15 से 20 मिनट में एक आंसर लिखना होता है, परंतु हो सकता है जब आप पहला आंसर लिख रहे हो आपको 1 से सवा घंटे भी लग सकते हैं। आप वो टाइम दीजिए, वो वर्दी होगा। पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके राइटिंग स्किल में जितनी निखार आएगी, आपकी तैयारी उतनी ही स्ट्रांग होगी और आपका पीडीएफ में नाम आने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। उतना ही ज्यादा जी होगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपका उतना बेहतर होगा। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए काफी छात्र ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। सब्जेक्टिव में भी काफी छात्र ग्रुप डिस्कशन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। आपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में मैंने ग्रुप डिस्कशन को भी अपना आधार बनाया था। जो चीजें हम पढ़ते हैं, कई बार होता है कि हम एक सोर्स उठाते हैं तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, पर जब आप अलग अलग मतलब लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो कुछ चीजें उनके पास नहीं होती है, कुछ चीजें आपके पास नहीं होती है, तो आपका एक तरह से इंटीग्रेटेड वे में तैयारी हो जाती है। तो मैंने भी ग्रुप डिस्कशन किया था जिसमें कई सारे लोग थे, जैसे कि मेरी बहन थी, वर्षा थी मेरी। कितने लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए? कहीं कहीं ग्रुप डिस्कशन होता है तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ऐसे इतने ज्यादा लोग रहते हैं। या कहीं कहीं होता है कि 2 लोग, 4 लोग ही मिलकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ज्यादा छात्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन अच्छा है या कम छात्रों के साथ? मैटर ये करता है कि आप उस ग्रुप को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। कई बार होता है कि 4-5 लोगों में भी आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, सही से प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जैसे मैं लगभग 4-5 लोगों के साथ करती थी। मैं थी, मेरे फ्रेंड राकेश थे, स्कूल फ्रेंड प्रीति थी, मेरी बहन वर्षा थी। तो 4-5 लोगों के लिए के साथ सही रहता था, लेकिन बहुत लोग होते हैं 10 लोगों का भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, मैटर है कि आउटपुट निकलना चाहिए। आउटपुट आना चाहिए, बिल्कुल। रिजल्ट होना चाहिए। बिल्कुल, रिजल्ट होना चाहिए। आपको उस डिस्कशन का लाभ खुद महसूस होना चाहिए। अगर आप डिस्कशन करेंगे आपको लाभ होगा तो आपको खुद एहसास होगा इस बात का। लाइब्रेरी के पढ़ाई में और घर की पढ़ाई में, रूम के पढ़ाई में क्या अंतर है? एक तो कंसंट्रेशन हो जाता है कि आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो बाकी चीजों से भटकाव कम होगा। दूसरा ये हो जाता है कि आप अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर-सी बात है कि लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा आपको घर पर हर जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये होता है, वीडियोज अच्छी क्वालिटी में रहते हैं तो अच्छे से क्लियर होता है, आँखों पे जोर कम पड़ता है तो स्वास्थ्य के लिए भी सही है। कंसंट्रेशन है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि वो एक रूटीन में ढल जाता है। तो लाइब्रेरी मैं बेहतर मानती हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो कैंडिडेट हैं। पर ऐसा नहीं है कि घर में पढ़ाई नहीं हो सकती। मैंने घर पर भी पढ़ाई की है और मैंने उसे अच्छे से बैलेंस भी किया है। अच्छा, जी। काफी प्रेशर होता होगा घर से भी, क्योंकि चौथा अटेम्प्ट है आपका ना, तीसरा अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में आप क्लियर कर चुकी हैं। और एक लड़कियों के लिए काफी मुश्किल होता है, एक बार फेल होना, 2 बार फेल होना, तीसरे बार शादी विवाह को लेकर भी घर से काफी प्रेशर था, कैसे हैंडल करती थी? बिल्कुल प्रेशर तो था, इस बात पे कोई गुंजाइश नहीं है। एक घर वालों का प्रेशर होता है, एक खुद पर भी खुद का प्रेशर होता है कि यार बाकी लोग सेटल हो रहे हैं, किन्हीं की शादी हो रही है, दोस्तों में कोई मतलब जैसे अब तो दहेज नहीं देना पड़ेगा।
दहेज की क्या बात करूं मैं, अभी तो फिलहाल मैंने शादी का ही नहीं सोचा था। अच्छा। तो ये सब तो बात की बातें हैं, पर हाँ, दहेज को मैं शुरू से बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ, गलत मानती हूँ। कोई इंसान अगर मुझे एक्सेप्ट करेगा तो उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो मेरे पैसों को एक्सेप्ट कर रहा है तो शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल। शादी को लेके मेरे ख़्याल काफ़ी थोड़े से अलग हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह अप्लाई कर रही थी नहीं आप? हाँ, टेस्ट सीरीज़ को मैं बिल्कुल कहूँगी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन? मेरे ऑफ़लाइन थे। ऑफलाइन थे सारे टेस्ट। हाँ, मैं ऑफ़लाइन ही करती थी। अच्छा, घर पे भी या लाइब्रेरी में बैठकर छात्र टेस्ट सीरीज लगाते हैं। कितने टेस्ट सीरीज एक दिन में अप्लाई करने चाहिए? देखिए, एक दिन में क्या मैं कहूँगी, सप्ताह में 2 से 3 हार्डली सही है। अगर आप सही सप्ताह से में मात्र 2 से 3? बिल्कुल, अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो केवल टेस्ट सीरीज़ लगाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपको प्रॉपर वक़्त देना होता है, उसके आंसर्स देखने होते हैं, उन्हें याद करना होता है, उनकी एनालिसिस करनी होती है कि कौन-सा पार्ट मेरा वीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जैसे आप सपोज़ बीपीएससी की बात करें तो 2 घंटे का टेस्ट होता है। आप उसका आंसर चेक करेंगे, फिर उसके आंसर्स फिर से पढ़ेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, तो वो 3 से सा अगर आप प्रॉपर वे में करते हैं तो वो 3 से साढ़े 3 घंटे का है। तो आप हर दिन एक से बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। करेंगे तो आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? आप तो बस टेस्ट मार रहे हैं। तो वो सही बैलेंस्ड तरीका बिल्कुल नहीं है। वो नहीं है। नहीं। अच्छा, काफ़ी लोग जो तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में जाके छँट जाते हैं। जैसे पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में कुछ वजहों से छँट जाते हैं। इंटरव्यू को कैसे किया? इंटरव्यू के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरा इंटरव्यू मेरे ख़्याल से उतना अच्छा नहीं गया था, परंतु ये मेरा ख़्याल था। कई बार हमारा ख़्याल ये रहता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। छात्रों को तो होता ये है कि कितना भी अच्छा जाए, अच्छा हाँ। नहीं गया है मेरा। हाँ, वो तो स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है, परंतु इंटरव्यू का मैं ये कहूँगी कि इंटरव्यू एक दिन की चीज़ नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। जो इंटरव्यूअर रहते हैं, वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपके हाव-भाव को पकड़ते हैं। तो अगर आपका व्यक्तित्व आपने शुरू से सँवार के रखा है, शानदार बना के रखा है, तो आप बेहतर परफ़ॉर्म आपको करेंगे। क्यों लग रहा था कि अच्छा नहीं गया है? क्वेश्चन ज़्यादा घुमा रहे थे लोग? नहीं, क्वेश्चन सही था, थोड़ी फर्स्ट इंटरव्यू था तो थोड़ी नर्वसनेस थी। कुछ ईज़ी क्वेश्चन जो मैं बहुत आसानी से दे सकती थी, वो मैंने बिल्कुल। उतने अच्छे से नहीं दे पाई थी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हुआ। तमाम लोग जो भी छात्र अभी पढ़ते हैं, अधिकतर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है। आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम ये सब है कि नहीं? लड़कियाँ तो खासकर ज़्यादा फ़ोकस करती हैं। मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हूँ। काफ़ी एक्टिव हैं। जी, अच्छा। परंतु ये है कि उसे मैंने अच्छे से बैलेंस किया हुआ है अपनी पढ़ाई के साथ। बट ये है कि सोशल मीडिया को आप किस वे में लेते हैं मैटर वो करता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अगर आप उसे बैलेंस कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। सोशल मीडिया के कई रूप होते हैं। आप दिन भर स्क्रॉलिंग में भी टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अच्छे ग्रुप के साथ जुड़कर फेसबुक पर भी या यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स के साथ जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को एक नया रूप भी दे सकते हैं। तमाम लड़कियां वैसी हैं जो हाइट को लेकर या कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको लेकर काफी प्रेशर में रहती हैं। कुछ शादी को लेकर भी गार्जियन का भी प्रेशर रहता है, लेकिन महज इतनी कम हाइट होते हुए इतनी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई कर चुकी हैं और एक अच्छा खासा ऑफिसर बन चुकी हैं। पोस्ट कौन सा मिला है आपको? मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑडिट मिला है। ऑफिसर, इतना अच्छा पोस्ट मिला है आपको, क्या कुछ बोलेंगी उन लड़कियों के लिए? मैं सभी लड़कियों को कहूँगी, आप सपने देखिए, घर वाले क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है। हो सकता है कि आप और आपके पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप हो, तो उसे स्वीकार कीजिए, परंतु उसके आगे घुटने मत टेकिए। सपने देखना मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार होता है और आपको देखना चाहिए, और केवल सपने देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए जी-जान से लगिए। हो सकता है आपकी छोटे सपने देखिए, पर पहले सपने देखिए तो सही। ज़रूरी नहीं है हर कोई बीपीएससी ही क्वालिफ़ाई करे। आप टीचर बनिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आज के समय में लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर लड़की को इसके लिए कदम उठाना चाहिए।
मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये आज के समय में देख रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह हो रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर इसके तह में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पोस्ट मिलने के बाद इन चीजों पर काम करेंगे क्या? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात वही मैं बोल रही हूँ कि आप इनकी तह में जाएंगे तो आप यही देखेंगी कि लड़कियां बर्दाश्त बस इसलिए कर लेती है कि उनके पास बस एक सवाल होता है, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके पास वित्तीय आत्मनिर्भरता रहेगी तो आपके पास ये सवाल नहीं रहेगा, फिर आप हर गलत चीज के प्रति खड़ी हो पाएंगी, आप चलिए। अपने बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगी, सही शिक्षा दे पाएंगी। तो वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त कीजिए। और मैं हर पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि आप ये मत समझिए कि बेटियां पराया धन होती है, आपके वो अपने बच्चे हैं, उनका भविष्य संवारना, उनका भविष्य सुनिश्चित करना, सुरक्षित करना आपकी जिम्मेदारी है और उसका इकलौता माध्यम शिक्षा है और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, इनका साफ कहना है खुद को कमजोर नहीं समझना है। बाकी जिस तरह से इन्होंने तैयारी किया है लाइब्रेरी को, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बुक्स रहे हैं, स्ट्रेटजी इनका जो था आप लोग के साथ साझा की है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।